नींद उन्हें ही आती है जिनके सपने छोटे होते हैं, जिनके इरादे बड़े होते हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आती। हेलो एंड वेलकम फ्यूचर टॉपर एंड सुपर टीचर्स। क्या आपको कभी लगता है कि क्लास में कुछ समझ नहीं आता, या फिर एक टीचर हो जिसको लगता है कि आजकल के स्टूडेंट बिल्कुल अलग है? और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज असेसमेंट एंड प्लानिंग। ये हमारा सेकंड यूनिट है बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का। तो असेसमेंट ऑफ टीचर और एंड लर्नर, हम देखेंगे टीचर की एसेंशियल क्वालिटीज क्या है, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स, उसके बाद हम देखेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे कि आज के लर्नर की स्किल, उनकी सोच क्या है। ये भी हम क्या करेंगे, देखेंगे टूडेज लर्नर के बारे में। फिर उसके बाद हम जो है यह भी देखेंगे कि कंप्लीटली हमारे लर्निंग को, हमारे टीचिंग जर्नी को ये कैसे ही कंप्लीटली चेंज कर देता है। तो इसका, इस यूनिट को पढ़ना और समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टीचर के असेसमेंट को। असेसमेंट ऑफ टीचर कैसे असेस करेंगे? तो असेस करने के लिए हम सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, टीचर का एसेंशियल क्वालिटीज। अगर हम एसेंशियल क्वालिटीज पता कर लेंगे और टीचिंग स्टाइल, क्या स्टाइल होना चाहिए वो पता कर लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं टीचर को और उसके स्टाइल को समझेंगे, तो हम जो है कहीं ना कहीं उसको एसेस कर पाएंगे। इसके बाद हम जो है बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्नर। लर्नर के ऊपर बात कर लेंगे कि लर्नर को कैसे असेस कर सकते हैं, इसके इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ लर्नर, लर्नर के क्या मीनिंग है, हमें उसके ऊपर बात करना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ लर्नर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्नर, टुडे जनरेशन ऑफ लर्नर्स, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, मोटिवेशन, करिकुलम प्लानिंग क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, इंपोर्टेंस ऑफ करिकुलम, करिकुलम डिजाइन और करिकुलम डेवलपमेंट। सबको अच्छे से समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे, पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा असेसमेंट ऑफ टीचर्स। इसमें हम समझते क्या है, टीचर को हम कैसे असेस कर सकते हैं। तो हम बात कर लेंगे अभी क्वालिटी ऑफ टीचर। टीचर के क्वालिटी को अगर हम समझ लें तो हम ये समझ सकते हैं कि बेटर क्वालिटी वाले कौन से टीचर है, उसके बाद हम असेस अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डीप नॉलेज, मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर, उस पर पूरी पकड़ होनी चाहिए टीचर को, अच्छे खासी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है पैसेंस। पैसेंस का मतलब होता है धीरज, धीरज रखना, धैर्य रखना। देखो, अगर टीचर के अंदर पैसेंस नहीं है, वो सोचेगा एकदम जो हम पढ़ाएं वो बच्चे समझ ही लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा बहुत पैसेंस हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, लर्निंग स्पीड सबकी अलग अलग होती है। फिर बात आता है कम्युनिकेशन स्किल। टीचर का कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, कंप्लेक्स चीजों को भी सिंपल तरीके से पढ़ा दे, यही तो टीचर का क्वालिटी है। दूसरा बात आता है इम्पैथी। इम्पैथी को हम हिंदी में कहते हैं सहानुभूति। टीचर को स्टूडेंट के प्रति प्रॉब्लम, जो भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। फिर आता है पैशन। पैशन का मतलब होता है जज्बा। जब आपको पढ़ाने का शौक होगा तो वो एनर्जी स्टूडेंट तक पहुंचेगी। आप कोई टीचर जिसका पैशन ही नहीं पढ़ाने का, बिना मन के पढ़ाए, तो अच्छे से तो नॉलेज हमें दे ही नहीं पाएगा। तो एक अच्छे, एक बेटर टीचर के लिए जो है आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल, आपके पास डीप नॉलेज, आपके पास पेशेंस, आपके पास इंपैथी, आपके पास पैशंस, 5 चीजें होनी चाहिए। तो ये आपको लिख के आना है। अगर क्वेश्चन में असेसमेंट ऑफ टीचर, तो क्वालिटीज आपको बताने होंगे। दूसरा, टीचर का स्टाइल, जो टीचर स्टाइल है वो आपको बताने पड़ेंगे। तो मैंने आपको अभी क्वालिटीज बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा टीचिंग स्टाइल के बारे में। टीचिंग स्टाइल कैसा होता है? पहला टीचिंग स्टाइल है टीचर का फॉर्मल अथॉरिटी। यही बुक में दे रखा है आपको, मैं कहीं और से नहीं बता रहा हूं, सारा टॉपिक बुक का है। द फॉर्मल अथॉरिटी, इसका मतलब होता है टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे। ये वाले केस में टीचर का जो पढ़ाने का तरीका होगा वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। ये वो टीचर होते हैं जिनके पास क्लियर रूल होते हैं, एक्सपेक्टेशन होते हैं, उनका फोकस ट्रेडिशनली डिसिप्लिन और नॉलेज ट्रांसफर होता है। वो ऐसे टीचर होंगे, ये फॉर्मल अथॉरिटी वाले, ये जो स्टाइल फॉलो करेंगे फॉर्मल अथॉरिटी को, वो यही सोचेंगे कि जो हमने सीखा है और जो हम बोल रहे हैं बच्चे उसी को फॉलो करें। वो ज्यादा नया को नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे, जो बोल दिया वो करके लाना है, नहीं तो पकड़ के तोड़ देंगे। तो फॉर्मल अथॉरिटी ये होता है, आपको टाइप लिखना है। दूसरा, द डिमॉन्स्ट्रेटर। डिमॉन्स्ट्रेटर से हम क्या समझते हैं, जो कि ये वो टीचर है जो प्रैक्टिकल को बहुत ज्यादा आपको जो है प्रीफर करेंगे। मतलब कोई चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो एक्सपेरिमेंट करके उसे डिमोनिस्ट्रेट करेंगे। जैसे कोई होता है ना केमिस्ट्री के टीचर, पहले कुछ ले आएंगे केमिस्ट्री का चीज, अब उसका रिएक्शन करवा के फिर उसको डिमोनिस्ट्रेट करेंगे बोर्ड पे। तो वैसे टीचर का टीचिंग पैटर्न होता है डिमोनिस्ट्रेटर वाले, वो टीचर कहलाते हैं डिमोनिस्ट्रेट वाले। अब आपका तीसरा टीचिंग पैटर्न आएगा जो टीचर फॉलो करते हैं, वो है द फैसिलिटेटर। इसमें क्या होता है, ये टीचर एक गाइड की तरह काम करता है, वो स्टूडेंट को खुद से सीखने में हेल्प करता है। मतलब ऐसे में क्या, डिमोनिस्ट्रेटर वाले में टीचर जो है बच्चों को जो है आपको, ये फैसिलिटेटर वाले टीचर जो है बच्चों को जो है आपको सिर्फ गाइड करेंगे, जैसे बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई टॉपिक ले लिया, आप कहेंगे बच्चे तुम खड़े हो जाओ, इसके बारे में तुम बताओ, तो अब बच्चे क्या इसमें
थिंक करेंगे, बच्चे सोचेंगे और बच्चे इसका आंसर देंगे, तो बच्चे का कहीं ना कहीं लर्निंग प्रमोट होगा, डिस्कशन होता है इसमें, ग्रुप डिस्कसिंग होगा और इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो ये सब किसमें है? फैसिलिटेटर वाले में। इसमें टीचर गाइड करते हैं। डेलीगेटर में क्या है? ये जो फोर्थ पॉइंट है डेलीगेटर, ये भी एक टीचिंग का स्टाइल है। इसमें क्या होता है, टीचर, ये ज्यादातर फॉलो होता है कॉलेज लेवल पर, ज्यादा कॉमन है। हाँ, एक टीचर मेंटर हो जाता है, वो एक प्रोजेक्ट असाइन कर देगा बच्चों को, एक प्रोजेक्ट दे देगा, भाई तुम बनाओ। अब बच्चे खुद ब खुद उस पर जो है अपना मास्टरी करके आएंगे। जैसे कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन आपको बोल देगा इसको तैयार करके रहना और आपको समझाना है, तो अब इसमें बच्चे ही खुद पढ़ के आएंगे, बच्चा ही समझ के आएगा और बच्चा ही फिर उसको प्रेजेंट भी करेगा। तो इसमें टीचर सिर्फ और सिर्फ जो है मेंटर का काम करता है। तो ये भी एक टीचिंग का पैटर्न है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें आपको किस तरह का टीचर मिले। एक जो बॉस जो बोला है वही करेगा, आपको जो बोल दिया वो करना होगा, या फिर एक जो मेहनत कर रहा हो, थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंट करके ला रहा हो, कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हो और आपको बोर्ड पर समझा रहा हो, प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर बेड साइड पेशेंट के बेड साइड पे जाके आपको समझा रहा हो कि कैनुला इस तरह डलता है, ये वो। या फिर एक वो है जो कि आपको इन्वॉल्व करता है, कोई टॉपिक स्टार्ट हो गया, आपको स्टैंड अप करके आपको पूछने लगा, या फिर जो डेलीगेटर होता है प्रोजेक्ट वर्क दे देता है आपको। तो किस तरह के टीचर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है, वो है यहां पर से, वो है आपका टीचिंग स्टाइल हो गया असेसमेंट ऑफ लर्नर। अब जो लर्नर सीख रहा है, जो स्टूडेंट है, उसको हम कैसे असेस करेंगे, तो यही पूरा असेसमेंट ऑफ लर्नर है। अब इसमें मीनिंग समझ लेते हैं, क्या असेसमेंट का मीनिंग होगा। तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, आपका जो कुछ भी हमने सीखा है, स्टूडेंट को जो हम सिखा रहे हैं, क्या सीखा और कैसे सीखे और सीखने का क्या क्या परफेक्ट मेथड रहता है, तो यही पूरा पूरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बात होता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्नर के, कितने तरह के लर्नर्स होते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्नर। पहला लर्नर है विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर में क्या होता है, कुछ बच्चे जो है, कुछ स्टूडेंट आपका डायग्राम से समझते हैं, वाचिंग वीडियो जब यूट्यूब पे चलाएंगे, या फिर हम उसको वीडियो कुछ जैसे कैनवा लगाना हो, अब हमने चेकलिस्ट से उसको बता रहा है कि भाई ये करना, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आया। अब हम जब उसको करके दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, तो ज्यादा जल्दी सीख रहा है। तो हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है चीजों का सीखने का। तो ये हो गया विजुअल लर्निंग के अंदर। ऑडिटरी लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग कुछ बच्चे रीड करके, जब आप उसको रीड खुद से बोलेंगे करने के लिए, तो फिर जो है उस चीज को वो लर्न करते हैं। कुछ आते हैं काइनेस्थेटिक टाइप के, ये होता है डूइंग हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट लर्निंग व्हाइल मूविंग। ये हैंड्स ऑन मतलब खुद करके देखेंगे जब जाकर सीखते हैं ये वाले। तो तीन तरह के लर्नर होते हैं। तो हमने लर्नर को भी समझ लिया। अब बात आता है आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ लर्नर। क्या क्या लर्नर के ऐसे नीड्स कह सकते हैं आप, जो कि लर्नर को और इफेक्टिव बना सकता है। तो पहला आता है आपका लर्निंग नीड्स, है ना। लर्निंग नीड्स, इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या क्या जरूरी है, डिटरमिनेंट्स, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि लर्निंग को डिटरमिनेट कर सकता है, सीखने का आपको नजरिया बदल सकता है। पहला लर्निंग नीड्स, पहला टॉपिक है लर्निंग नीड्स। आपको लर्निंग नीड्स, इसमें क्या होता है, आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ लर्निंग में, लर्निंग नीड्स में क्या सीखना है आपको। सबसे पहले ये तो आपको सेट करना पड़ेगा सिलेबस के हिसाब से, क्या गैप, क्या आपको सिलेबस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, इसको आइडेंटिफाई करना, यही आपका क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ लर्नर में आता है। दूसरा है रेडीनेस, रेडीनेस टू लर्न, लर्न के प्रति आपको रेडीनेस होना पड़ेगा, लर्निंग के प्रति क्या होना पड़ेगा, रेडीनेस होना पड़ेगा। रेडीनेस का मतलब क्या होता है, सीखने के लिए तैयार। फिर लर्निंग स्टाइल, हमारा लर्निंग स्टाइल कैसा है, ये भी हमारे लर्निंग को इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया विजुअली, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, अपने स्टाइल पता होना चाहिए। तो ये क्या है। अब हम बात करते हैं टुडे जनरेशन ऑफ लर्नर एंड देयर स्किल। और आज तो इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे, जैसे आज का जनरेशन जो है वो जेन जी है, उनके अलग ही स्किल है, वो टेक सेवी है, मल्टीटास्कर है और उन्हें इंस्टेंट फीडबैक चाहिए। उनको इंगेज करने के लिए टीचर को अपने मेथड्स अपडेट करने होंगे, क्योंकि देखो अगर हम अपने मेथड को पुराने जैसे ही रखें तो बच्चे का सीखने का तरीका बदल गया, वो थोड़ा सा एनिमेशन वीडियो की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। तो हमारा जो जनरेशन है, टुडे जनरेशन, उनका स्किल को इंप्रूव करने का, उनका एटीट्यूड को इंप्रूव करने का एक अलग मेथड लाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी हमने समझ लिया। अब इसमें क्या है, हमें टुडे जनरेशन में अब हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। पहला चीज है डिजिटल नेटिव। अब हमें डिजिटली थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, मतलब एनिमेशन के द्वारा बचपन से, क्योंकि हम फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब टेक्नोलॉजी टूल का इस्तेमाल अब पढ़ाई लिखाई में भी करना पड़ेगा। दूसरा है मल्टीटास्कर, एक ही साथ कई काम करना चाहिए। जैसे म्यूजिक सुनते पढ़ाई कर लेते हैं कुछ बच्चे, फोन पे चैट करते हैं, असाइनमेंट एक साथ कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमें मल्टीटास्कर का भी ध्यान रखना। पहला टुडे जनरेशन में आपको पॉइंट लाके, हेडिंग लाके लिखना है कि ये जो है डिजिटल नेटिव्स होता है। वेट, फिर बात है आपका मल्टीटास्कर। दूसरा आपको पॉइंट लगा लिखना है मल्टीटास्कर। क्या लगाना है, मल्टीटास्कर।
फिर आपको तीसरा पॉइंट लगाना है विजुअल एज इंटरेक्शन ऑफ लर्नर। आपको जो है विजुअली, चौथा पॉइंट होगा विजुअली आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। जैसे बोरिंग लेक्चर से ज्यादा आपको जो वीडियोस, एनिमेशन या फिर इंटरेक्टिव क्विजेस वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे अपने लेक्चर के दौरान, तभी तो बच्चे सीख पाएंगे। लर्निंग अगर आपको करवाना है, थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है कोलैबोरेटिव एज सोशली कॉन्शियसनेस, मतलब हमें जो है थोड़ा सा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेकर चलना है। जैसे जो चीज चल रहा है सोसाइटी से कोरिलेट करना है, अभी तो बच्चे सीखेंगे। शॉर्ट अटेंशन स्पेन, ऐसा आपको टॉपिक लगाना जो थोड़ा सा बच्चा, देखो आप आजकल ज्यादा नहीं आपको फोकस कर पाएंगे कि 2 घंटे 3 घंटे लगातार आपको जो है सुनते ही रहे, वो बस 10 मिनट 5 मिनट सुने, तो आपको शॉर्ट में ही इफेक्टिव आपको जो है पढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका टुडे जनरेशन एक्सप्लेन करता है। तो आपको टुडे जनरेशन लिखने की बारी आए तो आपको पहला हेडिंग लगाना है डिजिटल नैरेटिव, मल्टीटास्कर, विजुअल इंटरेक्शन एज लर्नर। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है क्वालिटेटिव एज सोशली कॉन्शियसनेस। फोर्थ पॉइंट आपको लगाना है सोशल इंटेंशन एज स्पेन बट क्विक लर्नर, ये आपको लगाना है। अब बात आता है मोटिवेशन की, तो हम चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना जरूरी है मोटिवेशन को डिटेल में? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाते हैं। तो गाइस, मोटिवेशन वर्ड जो आया है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका जो वर्ड है मोटम से आया है। और ये मोटम जो है इसका मीनिंग होता है मूव, मोटर या मोशन, जिसका मतलब होता है मूव करना या एक्शन लेना। इन जनरल सेंस, अगर हम जनरल सेंस की बात करें, मोटिवेशन रेफर टू स्टेट विच इनकरेजेस अ पर्सन टू एक्ट टुवर्ड अ गोल। ये जो है अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि मोटिवेशन जो है इंटरनल फोर्स है जिसके कारण व्यक्ति को अपने गोल के तरफ बढ़ाने के लिए इंस्पायर करता है। यही मीनिंग है मोटिवेशन का इन जनरल में। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं तो जब एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है तो उसके पढ़ाई के पीछे का जो रीजन है वो है पास होने का या सक्सेस की इच्छा। यही इसको क्या करता है, पुश करता है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन। कुछ आपको जो यहां पे फिलोसोफर है जो कि अपने अपने डेफिनेशन दिया है, जो सा आपको डेफिनेशन इजी लगे वो डेफिनेशन आप जो है याद कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा मोटिवेशन का डेफिनेशन, अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे बेस्ट कौन सा है तो आप लेफ्ट हैंड का याद कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड ने क्या बताया, मोटिवेशन इज अ जनरल कंडीशन विद इन अ ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस सॉल्व डायरेक्टेड बिहेवियर। इट इज एन इनफर्ड कंडीशन इनिशिएटेड बाय ड्राइव, नीड्स और डिजायर। देखो, ये इंसान का एक जो है खुद की इच्छा है मोटिवेशन, जो कि हमें जो है डायरेक्ट करती है अपने गोल के तरफ, हमें जो है गोल के तरफ जो है ले जाने का काम करती है। और ये जो इनिशिएट होता है, ये जो स्टार्ट होता है, ये हमारे खुद की इच्छा से, खुद के डिजायर से स्टार्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन की। टाइप्स, पहला टाइप्स है नेचुरल मोटिवेशन और दूसरा टाइप्स है आर्टिफिशियल मोटिवेशन। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। अब हम नेचुरल मोटिवेशन को समझ लेते हैं। नेचुरल मोटिवेशन वो होती है जो नेचुरली ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है बाय बर्थ। इसका सबसे पहला टॉप टर्म है, पहला है सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसका भी है साइको फिजियो मोटिवेशन। इसमें हम क्या देखते हैं, ये मोटिवेशन बॉडी और माइंड से रिलेटेड है, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, वर्किंग, हैबिट, इमोशन। ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एग्जांपल, जब हमें भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, ये साइको सोसो मोटिवेशन। हमें कोई मोटिवेट नहीं करता कि भाई खा लो, खुद ही खा लेते हैं भाई, खुद ही पानी पी लेते हैं। हमें जब प्यास लगती है तो हम खुद ही सो जाते हैं, जब हमें सोना होता है तो हमें कोई मोटिवेट नहीं करता, ये हमारा बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। दूसरा था सोशल मोटिवेशन। मैन इज ए सोशल एनिमल। हम सोसाइटी में रहते हैं, उसके नॉर्म्स फॉलो करते हैं, उसके क्या करते हैं, नॉर्म्स फॉलो करते हैं। सोसाइटी के एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं, जैसे अफेक्शन, लव, रिस्पेक्ट, नॉलेज, लीडरशिप, पोजीशन। ये सब सोशल मोटिवेशन हमें देता है कि हमें जो है अच्छे पोजीशन में, हमें सोसाइटी के अंदर नॉलेज मिल जाए, हमें लीडरशिप करना सोसाइटी के अंदर। तो ये सब हमारा क्या है, खुद की इच्छा, खुद से ही हमारा माइंड पहले से सेटअप रहता है इस सब के लिए। यही ये नेचुरल मोटिवेशन के अंदर आता है। फिर आता है इंडिविजुअल मोटिवेशन। इसके अंदर क्या है, हर इंसान के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज होती है जो कि हमें इनहेरिटेड, जेनेटिक होता है, पेरेंट्स के द्वारा मिलता है, और इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसी से हमें मिलती है। यह मोटिवेशन डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट, एटीट्यूड, सेल्फ, रिलीजन और मोरल वैल्यूज के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, किसी स्टूडेंट को सिंगिंग पसंद है तो वो अपनी मेहनत से उसमें एक्सपर्ट बनना चाहता है, दैट्स इंडिविजुअल मोटिवेशन। ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल मोटिवेशन आता है। आर्टिफिशियल मोटिवेशन वो होती है जो एक्सटर्नल फैक्टर से मिलती है, लाइक पनिशमेंट, रिवार्ड, एप्रिसिएशन। तो ये क्या है, एक्सटर्नल, आपका जो है एक्सटर्नल क्या है, मोटिवेशन है। फिर आता है आपका, इसमें भी जो है बहुत सारे आपको जो है फॉर्म दिए गए हैं आर्टिफिशियल मोटिवेशन के, जैसे पनिशमेंट और रिवार्ड। रिवार्ड पॉजिटिव मोटिवेशन देता है, जैसे प्राइजेस, प्रेज, सर्टिफिकेट,
ये सब हमें क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए बेनिफिट होता है। पनिशमेंट भी हमें कभी कभी मोटिवेट देता है, पर ये नेगेटिव वे में। अब पनिशमेंट किसी को हम देने लगे कि ये होमवर्क नहीं करके लाओगे, तो डेली बेचारा पढ़ने लगेगा, होमवर्क करके लाने लगेगा। तो पनिशमेंट भी कभी कभी क्या करता है, मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, कुछ एक्ट करने के लिए। कॉपरेशन, कॉपरेशन क्या है, टीम वर्क एंड कॉपरेशन स्टूडेंट में स्ट्रीप ऑफ यूनिटी और लर्निंग बढ़ाता है। अगर हम सब कॉपरेट करके रहे, आपस में एक दूसरे से कॉपरेट करके रखे, तो ये क्या है, ये जो है क्या करता है, हमें जो है एक तरीके से एकजुटता का भावना, यूनिटी की फीलिंग डालती है, और फिर जो है अच्छे से पढ़ाई करने का भी मन करता है। फिर आता है गोल, आइडियाज एंड पर्पसफुल इफोर्ट। इसमें क्या होता है, अगर स्टूडेंट के पास क्लियर गोल हो तो वो फोकस और मोटिवेटेड रहता है। फिर आता है मैच्योरिटी इन मोटिवेशन। मोटिवेशनल के लिए फिजिकल, मेंटल और सोशल मैच्योरिटी जरूरी होती है। फिर आता है नॉलेज ऑफ मोटिवेशन एंड रिजल्ट। नॉलेज क्या है मोटिवेशन का, और रिजल्ट भी जरूरी होता है। जब स्टूडेंट को पता है उसके काम का रिजल्ट क्या होगा, तो वो मोटिवेटेड फील करता है। अगर मुझे इसे पता है कि मैं अगर डेली यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा, तो इससे जो गरीब बच्चे जो फ्री एजुकेशन और एक क्वालिटी एजुकेशन की इच्छा रखते हैं, उन तक फ्री में क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाएगा, उसे लाख रुपए फीस देने की जरूरत नहीं कहीं भी। तो ये हमें मोटिवेट करता है, मुझे रिजल्ट पता है इसका कि एक दिन बदलेगा और ये जो है सफल होगा मेहनत। तो फिर उसके बाद आता है एंगेजिंग द होल पर्सनैलिटी। स्टूडेंट को अपने प्योर पर्सनैलिटी के साथ काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, दिस ब्रिंग सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम इंगेज रखेंगे अपने आप को, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होने के लिए भी हम जो है मोटिवेट हो जाएंगे। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, अगर हम किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, स्टूडेंट शुड बी गिवन चांस टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी। ये नेचुरल टेंडेंसी होती है उनके अंदर मोटिवेट लाने की। फिर आता है आपका इंडिविजुअल वर्क मोटिवेशन एंड कलेक्टिव वर्क मोटिवेशन। इससे हम क्या समझते हैं, पहले इंडिविजुअल मोटिवेशन दिया जाता है और बाद में उससे कलेक्टिव मोटिवेशन में बदला जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोग्रेस मिलकर कलेक्टिव प्रोग्रेस बनती है। अब कुछ मोटिवेशनल के फैक्टर्स है जो कि मोटिवेशन को अफेक्ट करता है। ये लर्नर के फिजिकल, डेवलपमेंटल और साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है। जैसे हमारा कौन कौन से फैक्टर जो कि अफेक्ट करेगा मोटिवेशन को, तो हमारा एज, हमारा जेंडर, हमारा फिजिकल मोटिवेशन, हमारा अफेक्टिव कॉग्निटिव एबिलिटीज, हमारा एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, ये क्या क्या है, ये हमारा पर्सनल फैक्टर है जो कि मोटिवेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। दूसरा है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, नॉइज फ्री अनइंटरप्टेड एनवायरनमेंट, एडुकेट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, प्रेजेंस ऑफ एफिशिएंट टीचर। फिर आता है आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कम्युनिटी कैसी है हमारी, पीयर ग्रुप कैसा, हमारा कल्चर कैसा हमारा। तो ये सब जो है हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है हमारे मोटिवेशन को और अफेक्ट करता है हमारे मोटिवेशन को। और अगर हम बात करें कि सपोर्ट सिस्टम की, तो सपोर्ट सिस्टम में फैमिली आते हैं, कम्युनिटी आता है, हमारा पीयर ग्रुप आता है, हमारा टीचर्स आता है, हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जब एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे टीचर इंकरेज करते हैं, फैमिली मोटिवेट करती है, तो स्टूडेंट मोटिवेट फील ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मोटिवेशन क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब बात आता है करिकुलम प्लानिंग की। करिकुलम प्लानिंग को हम समझते हैं। अब करिकुलम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कुर्रे। कुर्रे से आया है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स और पाथ टू रन। इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, करिकुलम मीन्स द कोर्स ऑफ स्टडी दैट अ स्टूडेंट फॉलो इन स्कूल और कॉलेज। तो यही मतलब होता है एजुकेशन का। अगर मैं सिंपल हिंदी शब्दों में बताऊं, करिकुलम का मतलब होता है एक प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस जिसे टीचर स्टूडेंट को एक डिफिनिट टाइम और एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करता है। यानी कि करिकुलम एक रोड मैप है जिससे स्टूडेंट अपनी लर्निंग जर्नी को कंप्लीट करता है। ये जो है ना, ये आपका कोर्स स्टडी है, मतलब कोर्स में क्या क्या है और कैसा कैसा जो है आपका जो है कॉलेज होना चाहिए, फैसिलिटीज क्या होता है, ओवरऑल हर एक चीज रिगार्डिंग आपके कॉलेज का क्या सिस्टम होना चाहिए, वो भी आपका जो है करिकुलम के अंदर आता है। पूरा सिस्टम, जो कोर्स है, एजुकेशन है, जो एजुकेशन हमें मिलेगी, उसका पूरा सिस्टम जो है करिकुलम के अंदर आता है। अब इसका जो है कुछ डेफिनेशन दे रखा है। अब हम इस डेफिनेशन को हम थोड़ा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉवरेल, curriculum should be conceived as a epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of human race। मतलब करिकुलम वो है जो पूरी इंसानियत के ज्ञान और अनुभव का संग्रह है। इसी तरह आपका मुनरे ने दिया है डेफिनेशन। मुनरे कहता है यानी करिकुलम में सिर्फ बुक्स ही नहीं बल्कि वो सारी एक्टिविटीज आती है जो स्कूल एजुकेशन के एम्स अचीव करने के लिए होते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना डेफिनेशन दिया, जो डेफिनेशन आपको आसान लगे उसको याद कर लीजिए। फिर आता है टाइप्स ऑफ कैरिकुलम। कैरिकुलम के टाइप्स की बात करें, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। क्या है सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम? फर्स्ट टाइप, दिस कैरिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, साइंस, मैथ, नर्सिंग। ये यहाँ पर मेन फोकस सब्जेक्ट के कंटेंट पर होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, स्टूडेंट को सब्जेक्ट के थ्रू नॉलेज और लिटरेसी स्किल दी जाती है। एग्जांपल, ट्रेडिशनल स्कूल सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथ, हिस्ट्री। यहाँ पर सब्जेक्ट को ज्यादातर महत्व दिया जाता है। फिर आता चाइल्ड और सेंटर्ड कैरिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम से हम क्या समझते हैं, यहाँ बच्चा अपनी लर्निंग
का सेंटर होता है, टीचर एक गाइड और सपोर्टर होता है। जॉन डेवे ने इस कंसेप्ट को प्रमोट किया था, चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग एंड फॉलोइंग देयर क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड नेचुरल एक्सपीरियंस। तो ये जॉन डेवे ने इस चीज को क्या क्या था, प्रमोट किया था, जिसने बताया था कि बच्चा जो है कुछ करता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट जागता है। फिर अब प्रॉब्लम सेंटर्ड कैरिकुलम, इसमें क्या समझते हैं, इसमें बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गाइड किया जाता है। यह उन्हें सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है और मैच्योरिटी डेवलप करता है। एग्जाम्पल, हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट बनाना, बच्चे कैसे हेल्थ को एजुकेट करेंगे पेशेंट के सामने। सोशल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करना, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीज जो है आपको इसमें रखनी पड़ेगी कैरिकुलम के अंदर। एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम, दिस कैरिकुलम इज अ मॉडर्न अप्रोच इन कैरिकुलम डेवलपमेंट। अगर हम इसमें बात करें, जैसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाया जाता है इसके अंदर, एक्टिविटी बेस्ड इसीलिए नाम है, जैसे प्ले करवाना, एक्सपेरिमेंट करवाना, कोई डिस्कशन करवाना, फील्ड विजिट करवाना, ऐसे करके अगर हम इस तरह का एक्टिविटी करवाएंगे और इसके बाद जो हमारा स्किल, हमारा नॉलेज जो डेवलप होता है, ये सब किसके अंदर आता है, स्किल बेस्ड आपका कैरिकुलम का आता है। मतलब हम इसमें फिजिकल कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करते हैं। फिर आता है हिडन कैरिकुलम। Hidden curriculum, this curriculum refer to the implicit knowledge which a student learn in school. It is implied by the very structure and nature of the school. इसका मतलब क्या होता है, यानी वो चीजें जो हम बुक से नहीं बल्कि स्कूल के बिहेवियर, डिसिप्लिन और टीचर्स और कल्चर से सीखते हैं। इसके अंदर टीचर, डिसिप्लिन, कल्चर के बारे में बात आता है। ये सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हिडन कैरिकुलम भी किसमें होता है, ऐड होता है, जो कि हमें सोसाइटी के लिए, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है इंपोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम, हमारा कौन कौन सी इंपोर्टेंस है, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम, क्यों जरूरी है कैरिकुलम, तो अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम, यूजफुल फॉर टीचर, क्राइटेरिया ऑफ सुटेबल टीचर, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेंड्स एंड एजुकेशन, प्रोवाइडिंग सुटेबल नॉलेज, प्रोवाइडिंग सुटेबल एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, प्रोवाइडिंग होलसेम इन्फ्लुएंस। तो ये सारा जो है इंपोर्टेंस है। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। अचीवमेंट एंड एजुकेशनल एम से हम क्या समझते हैं, सिर्फ एम्स डिफाइन करना काफी नहीं, कैरिकुलम उन्हें अचीव करने का प्रैक्टिकल प्लान भी देता है। यूजफुल फॉर टीचर, किसका समझते हैं, कैरिकुलम हेल्प्स टीचर इन प्लानिंग लेसन प्लान बनाने में, टीचिंग मेथड में, और असेसमेंट सिस्टमेटिकली हम कैसे असेस कर सकते हैं, इस तरह से भी टीचर को हेल्प करता है। डेवलपमेंट आपका आता है फिर उसके बाद जो है क्राइटेरिया ऑफ सुटेबल टीचर्स, मतलब ये जो है टीचर को किस तरीके से जो है क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसा टीचर होना चाहिए, किस तरह से वो वर्क करेंगे, ये भी हमें बताता है। ठीक है, सुटेबल सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड्स, कौन कौन सी मेथड से हम कैसे टीच कर सकते हैं, हाउ टू टीच, ये भी हमें करिकुलम ही बताता है, बेस्ट मेथड क्या है हमें पढ़ाने का। फिर रिफ्लेक्ट ट्रेंड्स इन एजुकेशन, करिकुलम इज ए मींस ऑफ अचीव एम्स एजुकेशन डायनेमिक एंड चेंजिंग सोशल रिक्वायरमेंट्स, जो भी सोसाइटी के अंदर चेंज आ रही है उस चेंज के साथ साथ, ट्रेंड के साथ साथ चलना, एजुकेशन लेना, तो ये किसके अंदर आता है, ये भी हमारा करिकुलम बनाने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है प्रोवाइडिंग सुटेबल नॉलेज, नॉलेज भी हमें प्रोवाइड करता है सुटेबल, इसलिए भी करिकुलम इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रोवाइडिंग सुटेबल एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेज, कौन कौन सी एक्टिविटीज सुटेबल है कोर्स के दौरान, तो वो सारा सेटअप कौन करता है, करिकुलम ही करता है। और करिकुलम शुड प्रोवाइडेड होलसेम स्कूल प्रोग्राम टू डेवलप डिजायरेबल बिहेवियर पैटर्न, पीपल्स के अंदर जो है डिजायरेबल पैटर्न्स भी कौन प्रमोट करता है, तो करिकुलम ही करता है, मेथड हो गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग कोर्स प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। हम इसके बारे में समझते हैं। तो कोर्स प्लान क्या होता है, कोर्स प्लान होता है बोर्ड आउटलाइन और इंटायर सब्जेक्ट और कोर्स, पूरा कंप्लीट जो सिलेबस होता है, दैट इज अंडर द कोर्स प्लानिंग। ये क्या होता है, कोर्स प्लानिंग। तो आपसे कोई कोर्स प्लानिंग पूछे तो आपको बताना है कोर्स प्लानिंग जो है, जो हमारा कोर्स का टोटल होल सिलेबस है, दैट इज कोर्स प्लानिंग। जैसे हमारे नर्सिंग की बात करें तो 8 सेमेस्टर आता है और उस 8 सेमेस्टर में जितनी सारी बातें हैं वो सब कोर्स प्लानिंग के अंदर आता है। अब ये कोर्स प्लानिंग का लेवल्स के मतलब क्या था, लेवल्स ऑफ कोर्स प्लान मतलब कैसे कराया जाएगा, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज को पहले रखना है, सेमेस्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेमेस्टर फर्स्ट में पहला यूनिट कौन सा होगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो ये सब लेवल ऑफ कोर्स प्लान में बात करी जाती है। अब इसके प्रिंसिपल कुछ दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो है कुछ स्टेप दे रखा है कि कोर्स प्लानिंग को हम कैसे रेडी करते हैं। फिर आपका आता है अब यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग से हम क्या समझते हैं, मतलब डिटेल डिवीजन ऑफ ईच यूनिट और टॉपिक। जो हमारा कोर्स प्लान है उसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में, और वही कहलाता है हमारा यूनिट पार्ट प्लानिंग। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इट प्रोवाइड इनफिनाइट नंबर ऑफ आइडियाज बट डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस। ज्यादा देखो इसमें क्या, हमें जो एक तरीके का आइडियाज आपको डिफाइन कर देता है क्या हमको इस यूनिट में पढ़ना है। इट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ फ्रीडम फॉर क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स। अब ये जो प्रोवाइड करता है तरीके से जो है क्या क्या टीचिंग मेथड है इस यूनिट को पढ़ने है। अभी हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट एंड प्लानिंग। अब असेसमेंट और प्लानिंग को कई मेथड से हम पढ़ा सकते हैं, कई एनिमेशन से, कोई आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है। इट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ फ्रीडम और क्रिएटिव टीचिंग मेथड। ये जो है प्रोवाइड करता है लॉट्स ऑफ क्रिएटिव टीचिंग मेथड। इट शो द एक्सटेंट ऑफ ए सर्टेन फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। ये जो है आपको कुछ हद तक जो है आपको एक फील्ड में एक्सपर्ट बना देगा। असिस्टिंग अ टीचर इन सीइंग
इट्स एज ए होल क्या इस यूनिट में है, इसको टीचर को एक नजरिए में देखने में जो है सबसे बेटर आपको जो है अपॉर्चुनिटी देता है, इसलिए हम इसको जो है छोटे छोटे यूनिट में हम बांट लेते हैं कोर्स को। इट प्रोवाइड टीचर विद बिहेवियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव दैट मे बी यूज फॉर गोल सेटिंग्स एंड असेसमेंट, ये जो है गोल सेटिंग्स करने में भी जो है असेस करता है। इट रिकॉग्नाइज वेरिएशन अमंग पीपल बाय ऑफरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज सुटेबल फॉर वेरिंग डिग्री ऑफ लर्निंग। क्राइटेरिया ऑफ गुड यूनिट, अब आपको जो है इसी को डिटेल में दे रखा है कि कैसे कैसे यूनिट को जो है हम जो है बांट सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान को हम डेली प्लान से भी समझते हैं। इसका मतलब ये होता है जो 45 मिनट का लेक्चर चलता है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके जो डेली क्लासरूम का जो प्लान है दैट इज कॉल्ड लेसन प्लान। लेसन प्लान कैन बी डिफाइन अ क्लियर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव ड्यूरिंग द क्लास टाइम विद द टीचर। एक क्लास के समय जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही लेसन प्लान के अंदर हम पढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम वीडियो में समझे, कोर्स प्लान एक लंबी जर्नी का रोड मैप होता है। यूनिट प्लान जो है, यूनिट प्लान उस जर्नी का अलग अलग स्टेशन होता है और लेसन प्लान उस स्टेशन पर रुक कर क्या सीखना है उसका गाइड होता है। तो ये था अभी तक का आपका पूरा बात। अब जो है आपको अगर मैं बता दूं कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं कोर्स प्लान का, अगर प्रिंसिपल आपको पूछे तो आपको बताना है पहला प्रिंसिपल दैट इज क्लियर ऑब्जेक्टिव। हमारा जो कोर्स प्लान है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है कंटेंट सिलेक्शन। कंटेंट सिलेक्शन भी जो है कोर्स के लिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट और स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से हो, वो ज्यादा मतलब आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं करने लगे। दूसरा हमारा जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, विषय की व्यवस्था। हमारा जो कंटेंट है वो एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। तीसरा है टाइम एलोकेशन, समय का विभाजन भी हमारा प्रिंसिपल है कोर्स प्लानिंग का। समय भी एक सुटेबल टाइम के लिए भी हमें अलॉट करना पड़ेगा। फिर है आपका टीचिंग मेथड, हमें जो है टीचिंग मेथड पे भी फोकस पढ़ना पड़ेगा, मतलब एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड चूज करें, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन करवाना होगा। फिर आता है हमारा सिक्स्थ आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ कोर्स प्लान दैट इज इवैल्यूएशन मेथड। इवैल्यूएशन मेथड में हम समझते हैं स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए प्रॉपर टेस्ट और असेसमेंट प्लान करें। फिर आता है आपका यूनिट प्लान। अब यूनिट प्लान का क्या आपका बेसिक प्रिंसिपल है, तो बेसिक प्रिंसिपल आता है यूनिट ऑब्जेक्टिव। यूनिट का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड दोनों इंक्लूड करे। यूनिट कंटेंट आउटलाइन, कंटेंट को आउटलाइन करे कि यूनिट के मेन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लॉजिकल ऑर्डर में लिखे। फिर है टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये इसका प्रिंसिपल है। तीसरा डिफरेंट टीचिंग मेथड और एक्टिविटीज लिखे जैसे डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले और डिस्कशन, ये सारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए यूनिट को पढ़ाने के लिए। फिर लर्निंग रिसोर्सेज, सीखने का साधन, चार्ट, मॉडल, वीडियो, पीपीटी, ये सब का यूज करना चाहिए। फिर इवैल्यूएशन, लास्ट में जो यूनिट के एंड में जो है आपको स्टूडेंट का असेसमेंट कैसे होगा, जैसे क्विज, वाइवा, असाइनमेंट या फिर रिटन टेस्ट, ये होगा। फिर आ जाता है आपका लेसन प्लान। अब लेसन प्लान का क्या इसका प्रिंसिपल है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो लेसन प्लान का जो आपका प्रिंसिपल है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हर एक क्लास का, हर एक लेसन के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव लिखे, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर में डोमेन के अकॉर्डिंग। फिर इंट्रोडक्शन, हर एक लेसन प्लान का स्टार्ट करने वक्त एक इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है जो कि अटेंशन गेन करता है किसी क्वेश्चन या फिर स्टोरी या मॉडल से। फिर आता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी देना जो है बहुत जरूरी है, टॉपिक को एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल, डायग्राम और डिमोन्स्ट्रेट करके। फिर आता है आपका इसका चौथा जो है प्रिंसिपल वो है एप्लीकेशन, प्रैक्टिस बेस्ड आप कोई ना कोई एक्टिविटी करवाएं। फिर इवैल्यूएशन इसका जो है प्रिंसिपल, एंड में शॉर्ट क्वेश्चन या क्विज के थ्रू चेक करें कि स्टूडेंट ने टॉपिक समझा या नहीं। फिर असाइनमेंट, असाइनमेंट से क्या होगा, होमवर्क या रिवीजन क्वेश्चन दे ताकि लर्निंग कंटिन्यू रहे। तो आई होप आपने वीडियो समझा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो क्वालिटी एजुकेशन को और ज्यादा फैलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।